जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखा होगा तो यहाँ से हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो। तो पहला प्रश्न का जवाब दीजिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। और इसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए 4 ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बताना है, किसी 4 ग्रीन हाउस गैस के नाम बताना है। कमेंट कीजिए अभी। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट के रूप में जल्दी दीजिए। जो सबसे पहले देगा उसका कमेंट पर हम रिप्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए 2-3 दिसंबर, यानी कि देखिए यहाँ पे हम 2 आंसर बता दिए। ये जो है भोपाल गैस कांड, ये कब घटना घटी थी, यानी कि ये भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस लीकेज हुआ था। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, तो हमारे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखा होगा, यहाँ से अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसका जवाब सबसे पहले आएगा। कमेंट के रूप में आप लोग जल्दी जवाब दीजिए, समझ गए ना। तो आइए इस वीडियो में विज्ञान के अंतर्गत वायु तथा जल का प्रदूषण, इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हो। और 100% है इस चैप्टर से, इस वीडियो के अंदर में हम जिस तरह से आपको चर्चा करेंगे उससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वायु तथा जल का प्रदूषण। देखिए वायु तथा जल का प्रदूषण, हम लोग वायु को किस तरह से प्रदूषित करते हैं, जल को हम लोग किस तरह से खराब करते हैं, गंदा करते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग यही बात को जान लेते हैं कि वायु कहते हैं किसको है। तो देखिए वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है। इसी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, बहुत सारे गैस, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, मीथेन रहता है, यानी कि बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण होता है। कौन? तो वायु। आपसे जब कोई प्रश्न पूछेगा कि वायु क्या होता है, तो उसका आप लोग सीधा जवाब दीजिएगा कि वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। इसी वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद देखिए आर्गन, मीथेन, ये सब गैस मिले हुए रहते हैं। तो आइए ना यहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके एनएमएमएस एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 78% पाया जाता है वायुमंडल में। इसके बाद पूछ देगा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ये लगभग 21% पाया जाता है, 21%। इसके बाद देखिए वायुमंडल में, यहाँ से क्वेश्चन 100% है। एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। डाइऑक्साइड तो 0.03%। इसके बाद देखिए 0.03%। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03%। इसके बाद पूछेगा भू प्रॉपर्टी में CO2 का मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.02%। यहाँ देखिए वायुमंडल में और भू प्रॉपर्टी में अंतर है। विद्यार्थी यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन बनाता है कि कब हम लोग को ऑप्शन में 0.03% मानना है, कब हम लोग को 0.02% मानना है। जब आपके प्रश्न में ये पूछा जाए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, वायुमंडल का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी से ऊपर वाला भाग, पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाया जाता है, जबकि भू प्रॉपर्टी जिस पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.02% पाया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है। इसी गैसों के आवरण को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। वायु के आवरण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरा हुआ है, चारों ओर वायु से ढका हुआ है, उसी को कहते हैं आवरण। यानी कि जब भी आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए पूछा जाता है कि वायुमंडल में प्रधान गैस किसे कहा जाता है। प्रधान गैस का मतलब क्या हुआ, जो मुख्य रूप से जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। इसके बाद देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
0.03%, भू प्रॉपर्टी में CO2 की मात्रा 0.02%। यहाँ से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर बनता है। देखिए वायुमंडल के बारे में आप लोग जान गए कि वायुमंडल कहते किसको है, हमारा पृथ्वी चारों ओर गैसों से घिरा हुआ है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को कहते हैं हम लोग वायुमंडल। देखिए आजकल के युग में जो है ना, वायु हमारा काफ़ी प्रदूषित हो गया, काफ़ी गंदा हो गया। कारण क्या है, आज हम लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल, तरह तरह के रेफ्रिजरेटर, तरह तरह के जो है खाद्य पदार्थ को छोड़ देते हैं, ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वायुमंडल, हमारा वायु काफ़ी प्रदूषित हो गया है। अगर हम उसी प्रदूषित वायु में रहेंगे तो हम लोग के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और पड़ते हैं हम लोग आजकल अंधाधुंध पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार हो गया, जीप हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तरह तरह के गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल ये सब ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन सब ईंधनों के जलने से जब धुआं निकलता है और यही धुआं जब वायु में प्रवेश कर जाता है, वायु के साथ मिल जाता है, तो क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। और जब इसी प्रदूषित वायु में हम लोग श्वास लेते हैं, इसी प्रदूषित वायु में हम लोग रहते हैं, तो जिसके कारण से हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु में अवांछनीय पदार्थ का ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि वायु में गलत पदार्थों का, दूषित पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे रहने के लिए, जो हमारे अगल बगल जितने भी सजीव प्राणी हैं जो शोषण करते हैं, उसके रहने के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, काफ़ी मुसीबत ला देती है। समझिए वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए जल का प्रदूषण, जल में भी जब हम लोग जो है ऐसे ही कूड़ा कचरा, ऐसे ही जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले मल मूत्र को, तरह तरह की गंदिया साग सब्जी को, छिलके को इस तरह से डाल देते हैं, जब ये जल में खराब पदार्थ का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जल का प्रदूषण हो जाएगा। जल का प्रदूषण क्या हुआ, जल में जब अवांछनीय पदार्थ जो आवश्यकता नहीं है, अगर वही पदार्थ जल में मिल जाता है तो इस तरह के जल को हम लोग क्या कहेंगे, जल का प्रदूषण। तो इसके बारे में समझ गए जल का प्रदूषण क्या होता है, वायु का प्रदूषण क्या होता है। अब आइए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हरित गृह प्रवाह किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरित गृह प्रवाह। देखिए हरित गृह प्रभाव, देखिए कभी कभी ऐसा देखा गया है, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे काफ़ी ठंडी रहता है, वहाँ पे मौसम जो है ना इतना कुल रहता है, इतना ठंडी रहता है कि हम लोग वहाँ पे कभी भी खेतीबाड़ी कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी फसल उगा ही नहीं सकते हैं। क्या कभी भी ठंडी महीना में बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगा, बहुत ज़्यादा इतना ठंडी रहेगा कि कोई भी फसल को उपजाएंगे वहाँ पे गल जाएगा। तो इस स्थिति में क्या कभी भी हम लोग वहाँ पे फसल उपजा सकते हैं, और जब फसलें उपजाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे किस तरह से, हम लोग खाएंगे पिएंगे किस तरह से। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ठंडी काफ़ी रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, इसी हरित गृह प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। हरित गृह प्रभाव क्या है, ये हरित गृह प्रभाव क्या है, ये सूर्य से निकलने वाले सूर्य की किरणों को, सूर्य की विकिरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर जमा कर लेती है। और इसी हरित गृह प्रभाव के उपयोग से हम लोग जितने भी फसल पौधा होता है ठंडी के मौसम में, जहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है मौसम, उस स्थिति में भी हम लोग सूर्य की किरणों को जब अपने अंदर समा लेते हैं, यानी कि हरित गृह प्रभाव की सहायता से हम लोग जब सूर्य के विकिरणों को अपने अंदर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, इन सारे गैसों की सहायता से जब हम लोग सूर्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर इसी सौर विकिरणों की सहायता से हम लोग क्या कहते हैं, बाड़ी झाड़ी लगाते हैं। इसके बाद कोई भी फसल उपजाते हैं जहाँ पे ठंडी मौसम रहता है, जहाँ पे मान के चलिए अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा, जहाँ पे टेम्परेचर रहता ही नहीं है, इसी टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, इसी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे ठंडी मौसम रहता है, सौर के विकिरण को, हम सभी जानते हैं कि सौर के विकिरण में, सूर्य की किरणों में कितनी गर्मी रहता है, उसी सौर के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। एक बार अवशोषित कर लिया तो उसको जाने ही नहीं देता है। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और तापमान जब बढ़ेगा तो वहाँ पे फसल पेड़ पौधा उपजेगा। इस तरह से हरित गृह प्रभाव, यानी कि देखिए यहाँ पे हरित गृह प्रभाव क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हरित गृह प्रभाव एक ऐसा तरीका है जिसमें सूर्य से निकलने वाले सूर्य की प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। अब कौन अवशोषित करता है, देखिए यहाँ पे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO हो गया, CFC हो गया, O3 हो गया, जलवाष्प हो गया। ये क्या है, यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, और आपके एनएमएमएस एग्जाम में इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है, कौन ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO हो गया यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, SO3 हो गया, इस तरह से HFC, इस तरह से बहुत सारे गैस है जो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले किरणों को अपने अंदर समा लेती है। और जब अपने अंदर समा लेगी, वह वायुमंडल में नहीं जाने देगी, तो इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी मात्रा है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी है, उस क्षेत्र में इसी हरित गृह प्रभाव के सहायता से हम लोग फसल को उपजा सकते हैं, साग सब्जी को उपजा सकते हैं। अगर नहीं उपजाएंगे तो वहाँ की जनता खाएगा क्या,
तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि किस तरह से हम लोग टेम्परेचर को नियंत्रित करें, किस तरह से जब किसी क्षेत्र में टेम्परेचर कम हो जाता है यानी कि टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर घटने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना। जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोग कभी भी फसल उपजा नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में वैज्ञानिकों ने एक तरीका को निकाला कि सूर्य से निकलने वाले विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाए। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि सूर्य से निकलने वाले विकिरणों को हम लोग किस तरह से अवशोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिमाग लगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, NO है, CFC है, O3 है, जलवाष्प है, ये सब क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले विकिरणों को, जो सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी होती है, ये सब क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जब ये अवशोषित करेगा और बाहर नहीं जाने देगा सूर्य के किरणों को, मान के चलिए पृथ्वी के अंदर ही रख लेगा, तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जब ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हम सभी जानते हैं, जब ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस क्षेत्र में जहाँ पे ठंडी पाया जाता है उस स्थान में हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, पेड़ पौधा उपजा सकते हैं, यानी कि फसल उपजा सकते हैं। समझ गए ना। तो ये क्या है, ये एक फसल उपजाने का एक तरीका है। जिस क्षेत्र में काफ़ी ठंडी पाया जाता है उस क्षेत्र में सूर्य की किरणों को, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लिया जाता है। किसमें अवशोषित करते हैं, CO2, SO2, NO, CFC, O3, जलवाष्प। इसके बारे में तो आप लोग समझ गए। अब आइए ना, इसी चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है कौन, मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ देखिए MIC, इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए यहाँ पे MIC, भोपाल गैस कांड के बारे में आप लोग समझते होंगे। भोपाल गैस कांड क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये घटना घटता है 2-3 दिसंबर। 2-3 दिसंबर का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए ना, रात के 12 बजे की घटना घटा तो 12 बजे के बाद क्या होगा, 3 दिसंबर ना होगा। 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, 2-3 दिसंबर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, इसी के शहर में यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री, इसमें क्या बनता था, तो जितने भी खाद बनता था, जितने भी कीटनाशक दवाइयाँ बनता था, उसी फैक्ट्री में क्या होता है, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो जाता है, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज कर जाता है। इससे क्या होता है, जब ये गैस, ये इतना खतरनाक गैस होता है, जब ये वायु में मिलेगा और जो भी इसके संपर्क में जाएगा, जो भी इसको श्वसन के रूप में लेगा, उसके फेफड़े बर्बाद कर देता है, तुरंत बर्बाद कर देता है। यानी कि ये जो घटना घटी थी 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। इसी भोपाल शहर में एक यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री थी। उसमें क्या होता है, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, ये जो गैस है, ये लीकेज कर जाता है। ये जब ये लीकेज करता है और जब ये गैस वायु में मिलता है और उसी वायु के संपर्क में जो भी व्यक्ति जाता है, श्वसन के रूप में क्या करेगा, वायु लेगा, और वायु में तो घुला हुआ है क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इतना जहरीला गैस होता है, जो भी इसको श्वसन के रूप में, जो भी इसको सांस के रूप में अंदर लेगा, उसके फेफड़ों को बर्बाद कर देगा। यानी कि आप सांस नहीं ले सकते हैं, आपका दम तुरंत घुटने लगेगा, आप तुरंत मर सकते हैं। समझ गए ना। यानी कि 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, जहाँ पे उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में खाद बनता था, जितना यूरिया, इसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में करते हैं, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, जिस तरह से खाद का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खेती में, वही खाद का निर्माण हो रहा था। इसके बाद कीटनाशक दवाई, जो हम लोग कीट को मारने के लिए, जब धान और में बहुत सारे कीट लग जाता है, गेहूं और में जितने भी फसल में कीट लग जाता है, तो उस स्थिति में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं। उसी फैक्ट्री में क्या होता है, रात में लगभग 11 बजे के रात में क्या होता है, इस गैस का यानी कि MIC, यानी कि MIC का मतलब क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का रिसाव हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि MIC को क्या करते हैं, M से मतलब हुआ है मिथाइल, I से मतलब होता है आइसो, C से मतलब होता है साइनेट, MIC, इसी गैस का रिसाव हो जाता है। और ये गैस जब वायु में मिलता है और जब उसी वायु को जब कोई भी व्यक्ति श्वसन के रूप में लीजिएगा, सांस के रूप में लीजिएगा, जब अंदर लीजिएगा तो फेफड़ा बर्बाद कर देगा। जब फेफड़े बर्बाद कर देगा तो आप लोग श्वसन, सांस किस तरह से लीजिएगा, आपका सांस अवरुद्ध हो जाएगा, श्वसन अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी मृत्यु तुरंत हो सकती है। समझ गए ना। तो 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल नामक शहर में यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लीकेज हो गया था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। समझ गए। इस वीडियो के अंदर में 2 या 3 महत्वपूर्ण बात है। 2-3 महत्वपूर्ण बात में सबसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारा पृथ्वी चारों ओर वायु के गैसों से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का एक आवरण है। हमारा पृथ्वी चारों ओर गैसों से घिरा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर इसी गैसों के आवरण को, इसी वायु के आवरण को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। भूपर्पट्टी में यानी कि पृथ्वी पर जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर है, भूपर्पट्टी में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 0.02%। इस तरह से जब भी आप लोग याद किए रहिएगा तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीके से दे दीजिएगा। इसके बाद हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बताएं कि ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है। यह एक तरीका होता है जहाँ पे जिस क्षेत्र में काफ़ी ठंडी मौसम रहता है, जब ठंडी मौसम रहता है तो उस स्थिति में आप लोग कभी भी
पेड़ पौधा कभी भी फसल को उपजा नहीं सकते हैं। जब फसल पेड़ पौधा को उपजा नहीं सकते हैं तो उस क्षेत्र में ठंडे मौसम में रहने वाले, ठंडे जगह में रहने वाले लोग खाएगा क्या, उसका रहन सहन, उसका जीवन यापन किस तरह से बीतेगा। तो वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, खोज निकाला कि उस स्थिति में भी हम लोग एक बेहतरीन तरीके से जीवन जी सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। यहाँ देखिए O3 है, इसको क्या पढ़ेंगे? O3। इसके बाद देखिए जल वाष्प, इसके सहायता से क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणों को इसके अंदर है, इसी जो है यहाँ देखिए जितने भी गैस है ये क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। और जब ये सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को ये अपने अंदर समा लेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस स्थान में भी हम लोग फसल यानी कि पेड़ पौधा, साग सब्जी उपजा सकते हैं, जिस स्थान पर क्या होता है काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। समझ गए ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है। इसके बाद हम बताएं भोपाल गैस कांड के बारे में। ये घटना घटता है 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में। एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो भोपाल है, और इसी भोपाल नामक शहर में एक यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे तरह तरह के अलग अलग तरीकों के खाद बनता था, और वहीं पे कीटनाशक दवाई बनता था जो हम लोग खेतों में छिड़कते हैं। उसी फैक्ट्री में क्या होता है 2-3 दिसंबर को क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो जाता है। और जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ और जब ये गैस मिथाइल आइसोसाइनेट वायु में मिला और उसके संपर्क में जितने भी लोग आते गए और उसको श्वसन के रूप में लेते गए, उसका फेफड़ा ही खराब हो गया, जिसके कारण से हज़ारों लोगों की मृत्यु होगी। तो समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर में जो मेन मुख्य बातें थी उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से हमने बार बार आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझा दिए कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सब है, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया। जलवाष्प का मतलब क्या हुआ, H2O। देखिए यहाँ पे जितने भी गैस को देख रहे हो, यदि इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में काफ़ी बढ़ जाती है तो हम लोग का वायुमंडल काफ़ी गर्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा भूमंडलीय यानी कि विश्व तापमान इतना हीट हो जाएगा मनुष्य रह ही नहीं सकता है। समझ गए ना। तो इन सभी गैसों का ज़्यादा मात्रा में होना भी हमारे लिए हानिकारक है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना ये क्या होता है, हानिकारक होता है। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ अगर ज़्यादा होता है, पढ़ाई भी ज़्यादा करते हैं, भर भर दिन भर भर रात पढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा आपका दिमाग क्रैक कर जाएगा। समझ गए ना। तो किसी भी चीज़ का संतुलित होना जरूरी है, ये बात तो आप लोग जानते हो। देखिए CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO हो गया, CFC हो गया, ये सब क्या करता है, सूर्य की किरणों को यानी कि सूर्य से निकलने वाले रोशनी को क्या करता है, ये तापमान को क्या करता है, अपने अंदर समा लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, आज हम लोग देख रहे हैं इतना गर्मी लग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। जब पेड़ पौधा का अंधाधुंध कटाई करेंगे तो CO2 को लेने वाला कौन रहेगा? पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर समा लेती है। जब हम लोग आजकल के युग में क्या करते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। जब पेड़ पौधा की कटाई करेंगे और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगा तो मनुष्य ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और इसके बाद देखिए मनुष्य की ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, मनुष्य लोग क्या करता है, ज़्यादा जितने भी रेडियो, टेलीविज़न, जितने भी जो है कार, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल करेगा। जब यहाँ पे देखिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद मनुष्य की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो मनुष्य की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है तो मनुष्य श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है, लेकिन छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए जितने भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं, चाहे कोई भी, चाहे कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, जितने भी पदार्थ को जलाते हैं तो इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और पेड़ की संख्या काफ़ी घट जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उस टेम्परेचर को हम लोग कभी भी सह ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से यदि पेड़ पौधा नहीं रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ जाएगा जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आजकल सरकार जो है पेड़ पौधा को लगाने में काफ़ी ध्यान दे रहा है, रोड के दोनों किनारे को और पेड़ पौधा लगा रहा है। ऐसा क्यों लगा रहे हैं, ताकि जितने भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य विषैली पदार्थ को छोड़ता है, तो क्या करे, पेड़ पौधे उसको अपने अंदर में, जितने भी प्रदूषित पदार्थ होता है पेड़ पौधे अपने अंदर में समा लेती है। इसलिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अगर पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो जितने भी गाड़ियाँ चलती है जिसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जितने भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस स्थिति में अगर पेड़ पौधा कम रहेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अवशोषित कर लेगा, और जब ये सूर्य के प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेगा और पृथ्वी पर ही रख लेगा, अपने अंदर ही समा लेगा, तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, इतना काफ़ी गर्मी लगेगा कि हम लोग उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को कभी भी सह ही नहीं पाएंगे। आजकल देख रहे हैं, आजकल हम लोग को ज़्यादा गर्मी क्यों लग रहा है, इसी के कारण से लग रहा है क्योंकि हमने
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए। आज हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग को ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पेड़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह क्षेत्र में, जैसे कि फर्नीचर बनाने में, दवाई बनाने में, कागज़ बनाने के लिए, जितने भी किताब बनता है, जितने भी बुक्स बनता है, उस सब में वन का यानी कि पेड़ पौधा का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है हमें पेड़ पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। कभी भी नहीं काटना चाहिए। उस स्थिति में पेड़ पौधा को काटना चाहिए जब पेड़ पौधा मर जाता है, और जब मर जाएगा उस स्थिति में काटिएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो है पेड़ पौधा को काटने से पहले उससे दुगना पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर नियंत्रित रहे। समझ गए ना? आजकल के समय में जितने भी हम घर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ताजमहल हो गया, इसके बाद कुतुब मीनार हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गया, उसमें उसको बार बार पेंटिंग करना पड़ता है। क्या कभी इसके बारे में सोचे हैं उसकी पेंटिंग कहाँ चले जाता है? क्यों हम लोग को बार बार पेंट करना पड़ता है? पेंट करने में काफ़ी हम लोग को खर्चा पड़ता है ना, बार बार उसको पेंट करना पड़ता है। तो जब हमारे वायुमंडल में गैस प्रदूषित हो जाएगी, यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब की मात्रा हमारे वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब क्या है? ये सब अम्लीय पदार्थ है। और जब यही अम्लीय पदार्थ वर्षा के जल में मिल जाएगा, यही सब गैस सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद देखिए SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO हो गया, इसके बाद SO3 हो गया, NO2 हो गया, यहाँ देखिए NO है, देखिए यहाँ पे CO2, SO2, NO, SO3, NO2, ये सब क्या है? ये आधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये आधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जब यही गैस वर्षा के जल में मिल जाता है तो ये अम्लीय वर्षा बन जाती है। और जब यही अम्लीय वर्षा जितने भी बिल्डिंग्स, चाहे ताजमहल हो गया, चाहे कुतुब मीनार हो गया, उस पर ये वर्षा पड़ता है तो क्या करता है? उसके रंग को समाप्त कर देता है, उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है। इसलिए आजकल के समय में हम लोग को किसी भी घर को, किसी भी मकान को, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, बार बार उसको पेंट करना पड़ता है। पेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, SO3 है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यहाँ देखिए SO3 है। ये सब गैस जब वर्षा होता है, वर्षा के जल में मिल जाता है, जब ये सब गैस वर्षा के जल में मिलेगा तो ये अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और जब ये अम्लीय वर्षा किसी के मकान पर, किसी के घर पर पड़ेगा तो उसकी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को नष्ट कर देगा। तो इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो उस तरह के वर्षा को कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा। यहाँ से कई बार आपके एमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने सारे दोस्तों के पास, सारे मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उसको भी वायु तथा जल प्रदूषण से जो भी क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।